वो क्या चाहता है असल में? इम्पल्सिव बिहेवियर है, नफसियाती बिहेवियर है, या वो नोबल पीस के लिए सब कुछ कर रहा है? नोबल पीस तो मेरा ख्याल है नोबल पीस के लिए वो तो जस्ट एक आप ये कह लें कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, चूँकि उसकी एक इस तरह की शख्सियत रही है, तो वो अपनी इस तरह की एक चीज़ नहीं करना चाह रहा है। लेकिन अपने इस ज़ोम के अंदर उसने तमाम इंटरनेशनल इदारे, ग्लोबल ऑर्डर, जिसको वही कहते थे कि नो बेस लिबरल ऑर्डर, वो सारे का सारा तबाह कर दिया। सियासी तकसीम किस तरह से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज होती है? ज़ाहिर है जब आप डोमेस्टिकली वीक होते हैं, आप किसके साथ पावरफुल तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं? हम पूरा गजा भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं कि छोड़ेंगे तो हमास आ जाएगी वहाँ पे, और इस वजह से भी स्टॉल मतलब स्टेलमेट हो चुका है। हमास तो कहीं नहीं है, हमास तो कहीं नहीं गई, हमास तो है। सही। हमास का खात्मा तो वो नहीं कर सके, मुजामत का खात्मा वो नहीं कर सके, ठीक है। गजा को टेक ओवर इवन नहीं कर सके, सही। क्योंकि जब भी वो गजा को टेक ओवर करते हैं उन्हें भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, ज़मी जावेद हाजिर है, और आज जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है वो इस वक्त कराची में आए हुए हैं एक सेमिनार के हवाले से। हमने सोचा कि इनसे गुफ्तगू फरमाते हैं, और उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, हमारे स्टूडियो आए रीसेंट पर्सपेक्टिव के। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब उनको मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे देखते हैं। मशरक़ वस्ता पर उनके तज्ज़ियात होते हैं, सियासी तज्ज़ियात भी होते हैं, उनकी एक सियासी एफ़िलिएशन भी है बाय द वे। लेकिन हमने उनको जो आज जो दावत दी है वो सिर्फ़ मिडल ईस्ट पर गुफ्तगू करने के हवाले से, और उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, और एक तरह से वो इंटरनेशनल गल्फ पीस स्टडीज़ को भी लीड कर रहे हैं इस वक्त। एक लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, कॉर्पोरेट लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मामलात को भी बहुत बारीक-बीनी से समझते हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से भी उनका ताल्लुक है, और मशरिक़ वस्ता के हवाले से उन्होंने हमेशा एक बहुत ही सब्सटैंशियल गुफ्तगू फरमाई है। और मेरे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं फ्रंटलाइन में तस्मीन जावेद में, और उनका एक बहुत ही कलीदी किरदार रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आज नासिर शिराज़ी साहब, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, कैसे हैं आप? जी तज़मीन, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, और इस रिगार्ड के लिए कि जो आप अपने थैंक यू सो मच नासिर साहब। नासिर साहब, दुनिया जो है, एक ज़माने में एक बात कही जाती थी कि यार फ़लस्तीन में जो हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? लेकिन अब ये सारी मिथ्स टूट रहे हैं, और हमने ये देखा कि ईरान इसराइल की जो जंग हुई और पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग हुई, दुनिया जो है सिमट चुकी है। हम बिल्कुल भी मतलब इंडिफरेंट नहीं रह सकते, या ये कह सकें कि हम बिला नज़रअंदाज नहीं कर सकते दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है। बल्कि इनफैक्ट मैं ये भी बताना चलूँ कि ये जो स्टारलिंक, जो एक सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है, उसके वजह से अब बाकायदा हुकूमत ये सोच रही है कि क्या स्टारलिंक को लाया जाए, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट के भी अपने मसाइल होते हैं, और लोगों को भी वो बुला रहे हैं। तो वो इसलिए, क्योंकि ये सोच इसलिए पैदा हुई क्योंकि अब ये जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो अब ये गौर करती हैं चीज़ें, इनको गौर करना पड़ता है कि अपने मुल्की मामला को कैसे लेके जाया जाए। एक तालिब-इल्माना सवाल आपसे यही है मेरा, कि एक इस दौर के अंदर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर नज़र रखना कितना ज़रूरी हो चुका है? बहुत शुक्रिया तस्मीन, और आपके इस कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के हवाले से भी। पहले चूँकि आपने जब बात इनिशिएट की, तो आपने कभी हमारा क्या लेना देना है मसलन इसको थोड़ा-सा अगर यहीं से शुरू करते हैं लेट्स, कि हम क्या हैं? सबसे पहले अपना तारुफ कराने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम क्या हैं? क्या हम कोई एक्ट ऑफ नेचर से बनने वाला मुल्क है? या हम कोई एंशिएंट सिविलाइज़ेशन है, यानी जनाब जैसे पर्शिया था, जैसे ग्रीक था, हम एग्ज़िस्ट करते थे? या हम कोई कैलिफ़ेट हैं? या हम कोई जो है वो ख़ानदानी या मोरूसी बादशाहत हैं? हम क्या हैं? तो जवाब बड़ा वाज़ेह है कि हम इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है। हम एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के नतीजे में क्रिएट होने वाला मुल्क है। लिहाज़ा हमारे लिए जो हमारा तारफ़ है, हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी वो आइडियोलॉजी है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान को हासिल किया गया। वो आइडियोलॉजी जो है वो डीपली रूटेड है, एम्बेडेड है, वो नज़रिया फ़लस्तीन के साथ। लिहाज़ा हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो पहला यौम फ़लस्तीन, नाम ही उसका जो है वो पैलेस्टाइन डे के नाम से, कुद्स डे के नाम से मनाया जाता है। वो 1936 में मनाया जाता है, और वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कहने पे मनाया जाता है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसको इनिशिएट करती है, और वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में मनाया जाता है। फिर उसके बाद 1937, फिर 1938, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक पूरा सेशन पैलेस्टाइन के हवाले से जो है वो रखा। फिर हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म जो है वो एक पूरी टीम मुअय्यन करते हैं, और उस टीम को डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स देते हैं। अभी फ़लस्तीन जो है वो पार्टीशन नहीं हुआ है, अभी फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके इसराइल को अभी नहीं लाया गया।
ये प्रोसेस इन द मेकिंग है। और उस वक़्त जो है वो कायदे-आज़म का कितना सख्त स्टैंड है। अब मैं आपको थोड़ी-सी एक दो और एलैबोरेशंस देता हूँ। कायदे-आज़म डायरेक्ट राब्ते में थे मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन के अमीरुद्दीन के साथ। फिर आप देखते हैं कि कायदे-आज़म ने जैसे वो अपनी कमेटी बनाई, एक फंड कायदे-आज़म ने तश्कील दिया फ़लस्तीन के हवाले से। और उस फंड के ज़रिए से उन्होंने फैसिलिटेट किया। लेकिन मैं आपके लिए जो एलिब्रेट करना चाहता हूँ, वो एक गुफ्तगू है जो कायदे-आज़म ने मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड्स के साथ की है। जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक़्त जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है और जिस तरीके से उनकी सरज़मीन से उनको बेदखल करके एक नाजायज़ रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है, वर्डिंग है कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिसको हम क्या तारफ़ है जिनका कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहते हैं। यानी वो आदमी कि जो सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन और आलमी ज़वाबित और कवानीन से आगे नहीं जाता है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपको तैयार रहना चाहिए अगर हमें उनकी इस फ्रीडम की मूवमेंट के अंदर आपको बाकायदा मिलिटरीली शामिल होना पड़े तो आपको उसके लिए आमादा होना चाहिए और हम जो हैं वो पूरे तौर पे आमादा हैं कि अगर वहाँ ज़रूरत महसूस हो तो हम आपको वहाँ भेजेंगे। ये पाकिस्तान का स्टैंड है और फिर पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान बनने की जो करारदाद आती है उस करारदाद में भी जिस दिन आपकी करारदाद पाकिस्तान पास हुई है उस करारदाद के 2 हिस्से हैं कि एक हिस्सा फ़लस्तीन के साइड है और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला इंटरव्यू कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो राइटर्स को है शायद, उसमें उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि अब तो आप एक स्टेट हैं और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। क्या आप जो है वो आप इसराइल के हवाले से वही जज़्बात रखते हैं? कहा ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, ये अनचेंज्ड रहेगा और पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत में एक इल्लेजिटिमेट, इल्लीगल एंटिटी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये है हमारा तारफ़। अब अगर आप हमें अपने तारफ़ से काट दें, आप एक दरख़्त को उसकी जड़ों से काट दें, वो तो सूख जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये तारफ़ है। अब आपने ग्लोब की बात की। वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है और बिल्कुल आपने जैसा कहा कि आज कहीं भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट बिल्कुल आ रहा होता है। लेकिन चलो हम फ़लस्तीन के ऊपर आ जाते हैं, इसको और ज़्यादा शार्प कर लेते हैं। ये तो हम आईआर के लोग जो हैं वो डेटा की बुनियाद के ऊपर तकरीबन पूरी दुनिया में ये कंसेंसस है कि शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हो चुका है। हो रहा है ये ग्रेजुअल लेकिन ये जो ताज़ा इंसिडेंट है जिनमें से एक मसला है फ़लस्तीन और फिर जो है वो ईरान जाकर इनको मसलों ने इस जो शिफ्ट ऑफ पावर है इसको बहुत बहुत रैपिड कर दिया है, बहुत तेज़ कर दिया है। लिहाज़ा आप क्या देखते हैं कि अमेरिका की जो हेजमनी है ग्लोबल लेवल पे, अगर मैं ये कहूँ कि 5 उसके बड़े पिलर्स थे, टू अंडरस्टैंड सही है। उसकी एक पॉलिटिकल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, उसकी जो है वो फाइनेंशियल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, इसके अलावा उसकी मिलिट्री माइट है और फिर उसका सॉफ्ट पावर है। ये 5 उसके बड़े पिलर्स हैं जिसकी बुनियाद को अपने आप को एक हेजमोन स्टेट और रीजन के अंदर उसके लिए जो मेन पिलर जिसके ऊपर वो स्टेशन्ड है वो इज़राइल है, ठीक है? यानी इज़राइल जो है अगर सस्टेन करता है तो अमेरिका समझा जाता है कि वो सस्टेन करेगा। अब यहाँ सिचुएशन क्या हुई है इस गज़ा जंग और फिर इन दोनों जंगों के दौरान? आप इन पाँचों पिलर्स को ज़रा देख लें। उसकी मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक माइट पे आप स्टार्ट कर लेते हैं। अमेरिका में इलेक्शन किस बेस के ऊपर हुए? अमेरिका में इलेक्शन हुए मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्या मतलब है? इसका मतलब है रिकॉग्निशन कि अमेरिका अब ग्रेट नहीं है और अमेरिका को दोबारा हमने ग्रेट बनाना है। और उसके पीछे क्या बात है? वो ये है कि हम वार्स के अंदर उलझे हैं। लिहाज़ा उसका जो नैरेटिव था वो एंटी वार है और वार्स को वो समझते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी ड्रिफ्ट करने की वजह उसकी वजह वार है। ठीक? ये एक एक्नॉलेजमेंट होगी। आप आ जाएँ और इस वक़्त आपको पता है अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा मकरूज़ ममालिक में से एक है। फिर हम देखते हैं कि आप उनकी पॉलिटिकल माइट की बात करें। एक वक़्त में अमेरिका पॉलिटिकल एक डिसीजन करता था, दुनिया उसको ओबे करती थी। आज क्या सूरत-ए-हाल है? नहीं फिर अमेरिका यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो करना पड़ता है और वीटो 15-0 से होता है 14-0 से यानी 14-1 एक कंट्री अमेरिका और पूरी सलामती काउंसिल जो है वो दूसरी तरफ खड़ी होती है। वो वीटो में भी उसको साथ देने के लिए तैयार है। ये आइसोलेशन है। हम कहते हैं कि कोई और आइसोलेट हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आपकी चूँकि मैं बहुत तेज़ी से वो बात करना चाह रहा हूँ। फिर अगर आप उनकी जो है वो डिप्लोमैटिक पावर की बात कर लें, ठीक? तो अब आप देख लें कि डिप्लोमैटिक जितने महाज़ बनाए, उन्होंने कहा हम यूक्रेन की 2 दिनों के अंदर जंग खत्म कराएँगे। हम जो है वो ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर पे मजबूर करेंगे। नहीं हो पाया। डिप्लोमेसी कहाँ गई? नहीं हो पाया। और फिर इसी तरीके से जो मिलिट्री माइट है, उसके अगर 3 सिंबल अगर मैं रीजन के अंदर बात करूँ 4 एक सिंबल उसका आपकी अमेरिकन बेसेस है, एक सिंबल अमेरिकन एयर सुपीरियॉरिटी है, एक सिंबल अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है और एक सिंबल जो है वो अमेरिका के ये बहरी बेड़े हैं जो इस रीजन के अंदर मौजूद है। चारों के चारों सिंबल्स को इस जंग के अंदर और बिलखुसूस आखिरी जंग के अंदर जिस तरीके से शैटर किया है कि अमेरिकन एयर सुपीरियॉरिटी यानी डिफेंस सिस्टम में अमेरिका के पास दुनिया में नॉन वर्ल्ड के अंदर थर्ड से ऊपर कोई सिस्टम नहीं है, वो पेनिट्रेट हो गया। F-35 3 हिट हो गए।
अमेरिका का जो बेसिस थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक दुनिया में अमेरिकन बेसिस को किसी स्टेट ने हिट नहीं किया, ट्वाइस हिट हो गए। और फिर आपने ये देख लिया। लेकिन राष्ट्र F-35 के वाले से तो ईरानी मीडिया का दावा है ना। जी हाँ, लेकिन लेकिन अभी ये तक ये किसी ने उसको कंफर्म तो नहीं किया है, मतलब किसी इंडिपेंडेंट जराये की हद तक। जी, ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन इन वो चूँकि उन्होंने दावा भी किया है और जो दावा उन्होंने किया है, उन्हें उसकी कोई ना कोई दलील लानी पड़ेगी। और वो दलील क्यों अभी टाइम पे नहीं आ रही? चूँकि मैंने इसको ईरानी सहाफ़ियों के साथ बातचीत की है। वो ये कहते हैं कि इस वक़्त जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो बहुत हसास है। क्योंकि हमने उनके बहुत सारे अड्डे तबाह कर दिए शायद। तो ये F-35 कहाँ से फ्लाइट कर रहे थे? इनकी रिफ्यूलिंग कहाँ से हो रही थी? चूँकि 2200 किलोमीटर का ट्रैवल करने के लिए इन्हें ट्वाइस रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है। बाज़ जगहों पे वन्स है, बाज़ जगहों पे ट्वाइस है। तो ये रिफ्यूलिंग कौन कर रहा था? तो ये सारी चीज़ें अभी आ जाएँगी और आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो शायद इसका कोई प्रिज़नर एक्सचेंज वाले मरले की तरफ भी जाए। लेकिन दरअसल जैसे आपने कहा कि इनकी मिलिट्री माइट को भी तोड़ा गया है। बस्टर बॉम्ब के लिए 125 इनके एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए, वो पेनिट्रेट किया, ईरान के एयर स्पेस के अंदर आए। चले ठीक है, उनको वो नताइज तो नहीं मिले जो वो चाहते थे, न्यूक्लियर उनके इंस्टॉलेशंस को तबाह करें, वो तो खुद उनका मीडिया भी ये कह रहा है। लेकिन आप नहीं समझते कि शायद ये ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा कि अगर हम अमेरिकन मिलिट्री माइट को कह दें कि वो अब उसकी मिथ या उसकी जो एक स्ट्रेंथ है वो टूट रही है? आप मेरे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। जी। आप मुझे बताएँ क्या अमेरिका के पास थर्ड से ऊपर कोई सिस्टम है? अमेरिका ने इस पूरे रीजन के अंदर 50,000 उनके जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड है इस रीजन के। 50,000 अपने ट्रूप्स के लिए उनके पास डिफेंस का मैकेनिज्म क्या है? उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सॉरी, उसकी इनिशियल स्टेज जो है वो उसको पैट्रियट कहते हैं। फिर उन्होंने उसको जो एडवांस्ड वो कर लिया, वो आपके सामने इसराइल का जो आयरन डोम है, बेसिकली 3 लेयर्स, वो तो उससे मिला हुआ है। आपने थर्ड, अगर थर्ड पेनिट्रेट हो गया है तो अमेरिका कैसे अपने रीजन के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा? आप जवाब सही, दीजिए। एक बात। नंबर 2, सिर्फ मिलिट्री माइट नहीं चाहिए। आप ये देखें कि ईरान ने 2 मर्तबा अटैक किया, दोनों मर्तबा पहले अमेरिका ने डिनायल दिया है और दोनों मर्तबा ट्रंप प्रेसिडेंट था। एक ऐन अल-असद के ऊपर कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद, और अभी जो है वो ईरान में अटैक करने के बाद ईरान का जो रिस्पॉन्स आया वो अल-उदैद एयर बेस के ऊपर, कतर के अंदर। कतर में। लेकिन दोनों मर्तबा आप देखें कि उसके बाद जब मीडिया के अंदर डिटेल्स आ गई, चूँकि क्यों डिटेल्स आ गई? क्योंकि अब सैटेलाइट का दौर है। तो सैटेलाइट कहीं न कहीं आपका प्री और पोस्ट इंसिडेंट जो है वो जब इमेज आ जाते हैं तो फिर आपके ठीक है। लिए डिनायल मुमकिन नहीं रहता। तो वो तो अब क्लियर आ गया, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था। असल में ये रिलायबल नहीं है, ठीक है? तो अब आप ये देखें कि अब इससे ऊपर वो क्या कर सकते हैं? क्यों ये जंग बंदी क्यों हुई? जंग बंदी अमेरिका ने कहा कि मैंने जंग बंदी कराई है। आप मुझे बताएं, इज दैट अ लॉजिक कि अमेरिका को ईरान रात को 2 बजे अटैक कर रहा है उसके अड्डे पे, जिसकी डिटेल आ गई है। अमेरिका के तमाम वहां से F-35 जो है वो इवैक्यूएट करने पर मजबूर हो गए थे, चूंकि उनको इन्फॉर्मेशन तो खैर मिल गई थी, ठीक है। अच्छा। जी हाँ, लेकिन इस सब के बावजूद क्वेश्चन ये है कि वो डिनायल देते हैं और आप देखते हैं कि वहां पर अटैक भी होता है, सक्सेसफुल होता है। इस साइकिल को अगर वो आगे बढ़ाएं तो अमेरिका क्या सस्टेन कर सकता है? ईरान का तो घर है, ईरान तो अपने मुल्क में सस्टेन करेगा। क्या कुवैत के अंदर अमेरिका सस्टेन कर सकता है? क्या यूएई के अंदर अमेरिका सस्टेन कर सकता है? ये शीशों के अंदर घरों में रहने वाले, क्या ये जो है वो अमेरिका को, और अमेरिका इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है? अमेरिका अगर अपने अड्डों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इस रीजन के अंदर वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर सकता है? तो फिर गुफ्तगू को समेटते हैं जो सवाल की तरफ, वो जो बुनियादी सवाल है, ये जो सारी आपने बातें बताई, इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? पाकिस्तान बड़ा वेल कनेक्टेड है इस मसले के साथ। नंबर 1, आप अपने एनिमीज़ को देखें। आपने अभी पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन की बात की। एस्केलेशन में इंडिया की साइड पे कौन खड़ा था? इज़राइल। इसराइल खड़ा हुआ था, वाहिद मोईस है जिसने साथ दिया। इसने साथ दिया। 2, इज़राइल के डॉक्ट्राइन के अंदर, जो दरअसल अमेरिकन डॉक्ट्राइन का एक ऑफशूट है, उसमें बाकायदा तय है कि किसी इस्लामी मुल्क के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। और नेतन्याहू का इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उसने कहा कि एक मुल्क जो ऑन द वे टू अचीव दिस कैपेबिलिटी है, हम उसको भी जो है वो निशाना बनाएंगे, और एक मुल्क जो इसको कर चुका है लोग। फिर पूछा एंकर ने कि वो कौन से मुल्क का? कहा ईरान है पहले नंबर पे और फिर पाकिस्तान। अच्छा, उस इंटरव्यू पे मैंने इसको चेक किया, 2011 का इंटरव्यू है ये, लेकिन उसमें नेतन्याहू ने, अब देखिए नाज़रीन, ये भी हो जाता है ना कि कभी-कभार दुश्मन की बात को भी उस तरह से ही मतलब दिखाना पड़ता है, तो मैंने इसको और चेक किया गहरी तरह से। वो कहने लगा कि हमें खतरा ये है कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ये तालिबान के हाथ में लग जाएँ, जो उस वक़्त पाकिस्तान टीटीपी के हाथ में। तो वो पाकिस्तान की रियासती खिलाफ उसने कभी इस तरह से बयान नहीं दिया उस वक़्त 2011 के इंटरव्यू में। रियासत की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने ये कहा कि उनके डॉक्ट्राइन में किसी भी इस्लामी मुल्क के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। ठीक है। और जो आप इसराइल की स्ट्रेटजी है, इसराइल को इस वक़्त सीरिया से करंट
प्रिवेलिंग सीरिया से क्या थ्रेट है, जोलानी उनका एलाई बैठा हुआ है, लेकिन आप देखते हैं वो रोजाना की बुनियाद पे अटैक कर रही है, उन्होंने एक एक दिन क्यों, वो कहते हैं पोटेंशियल भी बाकी नहीं रहना चाहिए। सही लिहाजा इसराइली जो है वो थ्रेटन फील करते हैं कि किसी के पास ये पोटेंशियल भी हो जो कल को उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो वो पोटेंशियल भी नहीं रहने देते। लिहाजा उन्होंने उनकी तमाम एयरफोर्स खत्म कर दी, हाँ उन्होंने तमाम उनकी आर्टिलरी खत्म कर दी, उनके पास सिवाय अब एक छोटी सी गन के, जिस गन से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा कोई वेपन ऐसा बाकी नहीं रहा सही कि जो इसराइल के लिए थ्रेट हो। सही तो इसराइल इस तरीके से प्ले करता है। आपने देखा इराक के एटमी उसके ऊपर उसने हमला किया, जबकि अभी तो वो एटमी सलाहियत भी मुकम्मल हासिल नहीं कर चुका है। लिबिया के प्रोग्राम को वाइंड अप करने में इन्होंने बड़ा पिवटल रोल प्ले किया। तो पाकिस्तान में अगर मैं इसको ये कहूँ कि मिलिटेंट तो एक बहाना है, वो कहते हैं कल को कोई ऐसी हुकूमत आ जाए कि जो कहे कि इस वक्त मेरा इंटरेस्ट है कि अगर इसराइल मेरे ऊपर हमला करने की बात करे तो मेरा न्यूक्लियर जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, आपके इल्म है कि पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर है। बिल्कुल है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पोस्चर है वो वाज़ेह तौर पे ये इंडिकेट करता है हम कि करेंगे पाकिस्तान जो है वो टैक्टिकल यूज़ ऑफ वेपन जो है वो भी कर सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को पता है कि उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो लिमिटेड है और पाकिस्तान जो है वो किसी ऐसी थ्रेट के मुकाबले में अपना ये डॉक्ट्राइन रखता है। ये डॉक्ट्राइन जो है क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये कंपल्शन है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर ट्रायड बिलखुसूस ऐसे मिसाइल नहीं बनाएगा जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जो दूर मार, जैसे शाहीन के हवाले से शाहीन के हवाले से इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसका मतलब थ्रेट फील करते हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से उनकी एक कलेक्टिव पॉलिसी है जिसमें उनके पास ये पोटेंशियल नहीं आने देना। लिहाजा दैट्स वाई ये चीजें आपको लीबिया में नजर आई और रिपीटेड इस पूरे रीजन के अंदर नजर आई और पाकिस्तान भी उनका एक निशाना है। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो प्रिवेरिक सिचुएशन है पाकिस्तान के बारे में ये बात नहीं कर सक रहे। अब दूसरा एक आके एनिमिटी आ गई, दूसरा एलाइज की आप बात कर रहे हैं। कौन है जो इसराइल को मुंह दे सकता है? 57 इस्लामी मुल्कों में से एक मुल्क, बाकी लिप सर्विस तो सारे देते हैं, ठीक है, अपनी बात भी सारे करते हैं, लेकिन बात ये क्या किसी के अंदर ये सलाहियत है कि वो इसराइल की हदूद में पेनिट्रेट करे और उसको जो है वो हिट करे और इतना हार्ड हिट करे कि उनको कहना पड़ जाए कि हाँ जी बहुत हार्ड हिट किए, ठीक है। ये ओनली ईरान कैन डू दैट। तो क्या ईरान जो पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर भी है उसके साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अलायंस की होना चाहिए? 3, पाकिस्तान करंटली जिस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है उसका रेजोल्यूशन कहाँ पर है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को इससे निकाल सकता है? क्या यूरोप निकाल सकता है? यूरोप खुद एनर्जी क्राइसिस में है और बावजूद इसके कि यूरोप यूक्रेन के मसले के ऊपर रशिया ये के सवाल पर बात जंग कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिलायंस के हवाले से हमारे हुक्मरान तो ये समझते हैं कि अमेरिका ही उनको निकालेगा। तो यही मैं क्वेश्चन है। अमेरिका खुद अपने आप को नहीं निकाल सका। अच्छा अमेरिका यूरोप को नहीं निकाल सका। जरा ये डाटा देखिए, यूरोप जो हालत जंग में है यूक्रेन के मसले पर रूस के साथ, किससे गैस बाय कर रहे हैं, किससे एनर्जी ले रहा है, उसी रूस रूस से। से ले किसको पैसे दे रहा है, रूस को दे किसके खिलाफ सैंक्शन मुतारफ करा रहे हैं, रूस के खिलाफ, इसलिए कि वे आउट नहीं है। और अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो ईरान क्या ये नाटक बंद नहीं? लेकिन देखें नशा बहुत अपनी कलीदी नुकात बयान फरमाए हैं। देखें हमारी भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन रूस के हवाले से आपने तस्करा फरमाया कि एनर्जी वहां पे है सारी। अभी तक दोनों ममालिक कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं बना पाए कि जिससे हम ये कहें कि रूस से हमें एनर्जी मतलब किताबों में तो ये चीज़ें टेक्सचुअल सब सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। देखिए, मैं तो अगर एनर्जी की बात करें तो हम तो नेक्स्ट डोर नेबर से एनर्जी लेनी चाहिए। हमें तो समुद्रों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए कि आप लोडिंग करें और अनलोडिंग करें और आप जो है वो एक पूरा समुद्री सफ़र और शिप्स और ये इन्वॉल्व हो। आप नेक्स्ट डोर नेबर है, बलूचिस्तान तक वो लेके आए बैठे हैं, आगे आपने लेके आना है, आपका एग्रीमेंट मौजूद है, अमेरिकन प्रेशर से आपको निकलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि रशिया स्केप्टिसिज्म कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो वहाँ एग्जिस्ट करता है चूँकि हमने कुछ चीज़ें ठीक नहीं की हैं। हम अगर नियर फ्यूचर में उनको ठीक कर लें तो फिर आप देखें चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। मसलन उनको पता है सारी दुनिया को कि एक वक़्त में एक मैसेज आता है कि आइदर यू आर विद अस और विद मिलिटेंट्स। आपको ऑप्शन नहीं देते और उस वक़्त पाकिस्तान को होता है जो उस वक़्त पाकिस्तान में एक मज़बूत तरीन पोज़ीशन के ऊपर बैठा है, वो चेंज करते हुए पता 1 मिनट नहीं लगता है। एक वक़्त में जब आप एक ट्रंप हालत जंग में होता है, अटैक कर रहा होता है किसे ईरान के ऊपर और हम जो है वो उसके लिए कहीं न कहीं नोबेल इनाम की बात कर रहे होते हैं। तो देखिए एक स्केप्टिसिज़्म जो पाकिस्तान में ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे होते हैं, उसके ऊपर कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करता है। ये पाकिस्तान नहीं है, लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान के अंदर बाज़ डिसीजन मेकर ऐसी जगह के ऊपर बैठे हैं कि वो पाकिस्तान को इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो पाकिस्तान को तो अपना मफ़ाद देखना चाहिए। तो पाकिस्तान का मफ़ाद रीजनल अलायंस पे है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एट द लोकल लेवल है, डोमेस्टिक और रीजनल लेवल के ऊपर है और वैसे अब आप इस्लामाबाद में हैं रहते हैं, बहुत करीब से आपने मुक़्तदरा को या हमारे जो हुकाम हैं उनको देखा है। बिल्कुल आपसे ब्लैक एंड व्हाइट में सवाल, ये जो फैसले नहीं कर पाते, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कोई कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। इसलिए कि इनके जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो डोमिनेट करके है। ओके।
प्रॉपर्टीज बाहर, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए फैसले कर लेते नहीं, वो कंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। मसलन आप इंडिया के कितने एक्स आर्मी चीफ्स का नाम बता सकते हैं कि जो इस वक़्त यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर इस तरीके से रह रहे हो? 2-4 का नाम भी नहीं बता सकते। कितने जुडिशियल चीफ हेड्स का नाम आप बिल्कुल। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें अब वो कितनी हम बात कर सकते हैं, कितनी अहमद मीर के इंटरव्यू हैं, किसके साथ इंटरव्यू है जिसपे उन्होंने कहा कि जितनी बार मिलिट्री अकेडमीज़ के अंदर अमेरिका में जाते हैं, आपके जनरल लेवल के लोग बताते हैं आवाम उनको तक परसेप्शन इम्प्रेशन तो ये दिया जाता है कि हम चीन से भी हमारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से, और होने भी चाहिए, सबसे ताल्लुकात होने चाहिए। इस दुनिया के अंदर किसी से दुश्मनी करना भी मेरे ख्याल से एक तरह से प्रैग्मेटिक सोच नहीं है। लेकिन जो नज़र ये आता है कि प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, वेस्ट में है, अमेरिका के अंदर है, फिर वो फैसले कैसे करेंगे? बच्चे भी बाहर हैं, बच्चे भी बाहर हैं, सबके बच्चे बिज़नेस बाहर भी हैं। बाहर हैं हाँ, और फ्यूचर भी बाहर है। तय भी ये किया हुआ है कि आपने रिटायरमेंट के बाद यहाँ नहीं रह सके। एक एक पैटर्न है ना इंसिडेंट्स का, कोई एक आध हो तो चले हम कहें ना, हाँ। पैटर्न ऑफ इंसिडेंट है कि जो आपके 4 या 5 लेयर्स हैं डिसीजन मेकर्स की, वो सारे के सारे अमेरिका और यूरोप के अंदर या वेस्ट के अंदर जब वो या उनके एलाइज उसमें होते हैं। तो अल्टीमेटली ये कॉन्फ्लिक्ट तो एक्सिस्ट करता है। और चाहिए तो ये करता है, लेकिन हमारा वही सवाल, मेरे ख्याल से हमने इसको समराइज़ कर दिया कि रेलेवेंस बिल्कुल है कि जो भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात होंगे, हम पाकिस्तान उसको लाताल्लुक़ नहीं रह सकता उससे, और उसकी आपने वजूहात जो बताई हैं। मैं ये हाँ, एक तो ग्लोबल ऑर्डर में जो चेंज आ रहा है, हाँ। वो बहुत रैपिड हो गया है, बिलखसूस जब ईरान ने ये मिथ इसराइल की इनविंसिबिलिटी की भी तोड़ दी, ठीक है, और एक नई चीज़ जनरेट कर दी कि ईरान कैपेबल है साइमल्टेनियसली अपने 2 दुश्मनों को बैक वक़्त टेक ऑन करने का। यानी उसने बैक वक़्त इसराइल और अमेरिका दोनों के साथ ये एंगेज इख्तिलाफ है उससे थोड़ा-सा, हाँ, ये इख्तिलाफ ये तो नहीं, इख्तिलाफ इख्तिलाफ जैसे इस बात पे है कि अगर यही बात थी, तो आर्मी चीफ उनका शहीद कर दिया गया, आईजीसी कमांडर उनका शहीद कर दिया गया, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे सवाल भी उठे हैं, ऐसा नहीं है? बहुत बहुत अहम बात है। अब आप कैपेबिलिटीज़ को कैसे एनालाइज़ करेंगे? हाँ, अगर आपने एनालाइज़ करना है तो वार गोल्स तो ईरान ने तय नहीं किए थे, ईरान तो डिफेंड कर रहा था। सही है। वार गोल्स तो तय किए थे या ट्रंप ने तय किए थे और या फिर नेतन्याहू ने तय किए थे। उन डिक्लेयर्ड वार गोल में से कोई एक हासिल कर सके, सही। तो क्लियर। सेकंड, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विद इन फ्यू आवर्स, विद इन डेज़ नहीं, विद इन फ्यू आवर्स उनकी सेकंड लेयर ऑफ द लीडरशिप उन्होंने अपना ऑफिस संभाला जी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट किया और इतना कम्प्रिहेंसिव रिटेलिएट किया कि विद इन 12 डेज़ जो है वो इसराइल की बस हो गई। साहब, ये जो फिर इत्तलात आती हैं इसराइल से कि इतने उनके अमवात हुई, इससे ज़्यादा हैं? इसराइल के मत देखें, इसराइल ने पहले तो डिनायल दिया क्योंकि इसराइल के अंदर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है। सही है। लेकिन उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल में पहली रिपोर्ट आई, ये 5 अड्डों की आई। ठीक है, ठीक है, जो 5 अड्डे हैं, ये सारे के सारे वो स्ट्रेटेजिक अड्डे ठीक हैं है। कि चूँकि बिलाकर छोटा है इसराइल, आपको पता है, वो स्ट्रेटेजिक अड्डे हैं। तो पाँचों अड्डों की डिटेल्स के मुताबिक तो अब उनको श्योर। यकीन है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ जो है ना वो वहाँ पे हुई है। फिर इसके बाद आप देखें बेयरशिबा के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, फिर जो इसराइल के स्ट्रेटेजिक एसेट्स सही। जो हिट हुए हैं, मैंने उसके डायरेक्टर का इंटरव्यू सुना, किसी और की बात भी नहीं सुना। मैंने वाइज़मैन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का इंटरव्यू सुना, उसने कहा 40 बिल्डिंग है, 34 उसके अंदर जो है वो बैडली डैमेज है। उसने कहा हम ज़ीरो के ऊपर चले गए हैं। हमारी सारी जो टेक्नोलॉजी और ये चूँकि इस वक़्त फ़ोर्सेस को सबसे ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला ये इदारा है। वो कहा हम बिल्कुल उस जगह पे चले गए जहाँ से हम कायम हुए थे। सही। मुझे एक बात बताएँ, एक बिल्डिंग रेज़ टू ग्राउंड है। सही। कोई उन्होंने वहाँ पे वॉचमैन भी नहीं रखा होगा, कोई वहाँ पे बिजली चलाने वाला भी नहीं होगा, ठीक है? इसका मतलब कैजुअलिटीज़ आर देयर, ठीक है? लेकिन चूँकि उनका एक डायलेमा है कि वो अपनी कैजुअलिटीज़ को एक्नॉलेज नहीं नहीं करते, हम करते। और उसके बरक्स ईरान की मुसलमान प्राइड है कि वो कहते हैं नहीं हमने शहीद हुए हैं, वो उसको ओन करते हैं। सही। ये प्रॉब्लम है। ये भी है। और अभी जैसे-जैसे चीज़ें आई हैं, इसराइल ने तो डिनायल दिया था। ओके। अब चीज़ें सामने आ रही हैं। ओके, अच्छा, इसमें लास्ट साहब एक और सवाल पैदा होता है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। आप भी उसको बहुत बारीक-बीनी से देखते होंगे, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी शख्सियत को। कभी वो जंग के हवाले से बात करता है, कभी कहता है कि ईरान को सरेंडर करना चाहिए, फिर उसको ख़्याल आता है, फिर वो कहता है कि इसराइल को बहुत मार पड़ी। इसका बयान है, ये तो नाटो की कॉन्फ्रेंस में उसने ये बयान भी दिया। वो क्या चाहता है असल में? वो इम्पल्सिव बिहेवियर है, नफ्सियाती बिहेवियर है, या वो नोबेल पीस के लिए सब कुछ कर रहा है? आपको क्या उसको रीड कर रहा है आप? अबे नोबेल पीस तो मेरा ख़्याल है नोबेल पीस के लिए वो तो जस्ट एक आप ये कह लें कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, चूँकि उसकी एक इस तरह की शख्सियत रही है, तो वो अपनी इस तरह की एक चीज़ नहीं करना चाह रहा है। लेकिन अपने इस ज़ोन के अंदर उसने तमाम इंटरनेशनल इदारे, सही। ग्लोबल ऑर्डर
जिसको वही कहते थे कि नो बेस लिबरल ऑर्डर, वो सारे का सारा तबाह कर दिया प्रैक्टिकली। ना अब यूनाइटेड नेशन का कोई रोल रहा है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई रोल रहा है। और इस ट्रंप ने, आप देखें ना, बाकियों को तो छोड़ दें, अपने अलाइज के साथ क्या किया। सबसे पहले आया कनाडा के साथ, सॉरी, फिर क्या किया ग्रीनलैंड के साथ, फिर क्या किया पनामा के साथ, फिर क्या किया नेटो कंट्रीज के साथ, फिर क्या किया यूरोप के साथ। यूरोप सारे के सारे जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब हमें अपने डिफेंस के लिए अमेरिका के एक्सटेंडेड डेटर्स के ऊपर रिलाय नहीं करना, बल्कि हमें अपना डिफेंस खुद क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिपाही है जैसे वो हम मुहावरों में नहीं, लेकिन फिर यहाँ पे तलाल चौधरी साहब जो हैं, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर द इंटीरियर, वो फरमाते हैं कि हमने इनको इसलिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है कि कश्मीर के मसला हल करने की बात की है। इतने सादा है हमारे हुक्मरान। देखें, जिन जिन हुक्मरानों की ये मजबूरी है कि वो अवामी राय से नहीं आए हुए और उनकी अवाम के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं है, उनकी मजबूरी ये है कि वो वर्ल्ड पावर्स के ऊपर रिलाय करने पर और उनके आशीर्वाद लेने पे मजबूर है। अच्छा, ये फिनोमेना आपको गल्फ में भी नजर आएगा और ये फिनोमेना उन कंट्रीज में भी नजर आएगा कि जहाँ डेमोक्रेसी को सबूताज करके ऐसे लोग जो है मुसल्लत किए गए हैं कि जो अपनी आवाम की तरफ नहीं देखते, बल्कि वो अपने सस्टेन करने के लिए या अपने हुकूमत को बरकरार रखने के लिए वेस्टर्न पावर की तरफ देखे। तो ये तो एक सिंपल इक्वेशन है, इस पे तो कोई दूसरा। ओके, इंटरेस्टिंग। हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। नासिर साहब, पाकिस्तान में जब से मैंने होश संभाला है, हमेशा ये गुफ्तगू तो रही है कि इसराइल को कबूल करना चाहिए, इनको रिकग्नाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी टू स्टेट सॉल्यूशंस की ही है, और ये टू स्टेट सॉल्यूशंस, जैसे आपने शुरू में बताया कि कायदे आज़म का तो विजन ये नहीं था, वो तो कहते थे कि पूरी मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। तो ये टू स्टेट सॉल्यूशंस किस तरह से पेनिट्रेट हुआ हमारी एकेडेमिया के अंदर, डिस्कोर्स के अंदर, हमारे पॉलिटिकल बहस के अंदर? और ग़ालिबन पार्लियामेंट की में कोई पार्लियामेंटेरियन ने आज तक कोई तकरीर नेशनल असम्बली के फ्लोर पे नहीं की टू स्टेट सॉल्यूशंस के हवाले से। फॉरेन ऑफिस की तरफ से तो ये बातें आई, अभी इसाक डर साहब ने भी टू स्टेट सॉल्यूशन पर बात की। एक तो ये सवाल है। सेकंड, अभी ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे बयान भी दिए ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से, और ईरान के हक में बयान दिए और कहा कि इसराइल हमारा दुश्मन है, जो बात है हमें कहनी चाहिए। लेकिन साथ साथ अभी वो आसमा शराजी साहिबा को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान जो फैसला करेगा इसराइल की रिकग्निशन के हवाले से या अब्राहमिक अकॉर्ड के हवाले से, वो अपने मफादात को देख के करेगा। मफादात क्या है फिर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इकोनॉमिकली पैरालाइज्ड है, सही। और पाकिस्तान जो है वो कंपेल्ड है इस सिचुएशन की वजह से कि वो कभी आईएमएफ की तरफ देखे, कभी वर्ल्ड बैंक की तरफ देखे, कभी अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स की तरफ देखे या अमेरिकन की तरफ। सही। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल में है वो भी अमेरिका में सही है, तो $5 अरब की, जी 5 अरब। ये जो डिपेंडेंस है ना, ये पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस वक्त स्टिल इस मुश्किल में है कि पाकिस्तान अपने बहुत सारे बिल्स जो है वो देने की पोजीशन में नहीं है, कर्जे वापस नहीं कर पा रहा। तो अल्टीमेटली जो लोग आपको फंड करते हैं तो वो अपनी पॉलिसीज भी देते हैं सही। और वो अपना प्रेशर भी डालते हैं। प्रेशर है इस वक्त। कोई इस पे दूसरी राय नहीं है कि ये प्रेशर है। जब आप ये कह रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक फैसला करना है या पाकिस्तान को किसी दोस्त की बुनियाद के ऊपर फैसला करना है? आपके दोस्त तो ईरान भी है आपका दोस्त, तो चाइना भी है आपका दोस्त, तो अगर ऐसी बात है तो वाज़ेह बात ये है कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के और पब्लिक सेंटिमेंट्स तो कबूल नहीं करेंगे ना इस फैसले। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट को आजकल इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इकोनॉमी के साथ एसोसिएट किया जाता है। वो समझते हैं कि जब हम इनकी रिकॉग्निशन की तरफ करेंगे तो फिर हमारे लिए इकोनॉमी के दरवाजे ठीक खुल है। जाएंगे। वो भूल जाते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया तो उनका हाल क्या हुआ है। आज जॉर्डन क्या है, हाँ, सही। आज मज़र ही है। मिस्र एक वक्त में दुनिया की कितनी बड़ी ताकत थी, आज क्या है? ठीक है, लिहाजा वो कोई अच्छी एग्जाम्पल्स तो उनके पास नहीं सही है है। और ना ही वो उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि वो हमें इससे निकाल सके। सही। ये सिर्फ ये समझते हैं कि इससे हमारे ये आका जो हमें फंड करते हैं या हमें लोन्स देते हैं वो हमसे राजी हो जाएंगे। तो असल बात तो ये है कि इससे आज़ादी के लिए, और दूसरी बात जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि अगर उनकी आशीर्वाद लेते हुए आप दाखिली तकसीम का शिकार हो जाए, डोमेस्टिक आपके अंदर जो डिवीजन नेशनल इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो गया। फिर आपने ये नेशनल इंटरेस्ट किस लिए, ये फिर ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आप होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें अवाम सही रियासत बनती है। अवाम जो है, और पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क तो है नहीं, और बड़ा पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। सही। ठीक है, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर ही पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। सही। लिहाजा अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही किसी मसले के ऊपर जो है वो रिजेंटमेंट पे आ जाए तो ये पाकिस्तान के लिए मोहलक है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इसके अंदर है कि पाकिस्तान की नेशन एक पेज के ऊपर खड़ी है। देखिए, अभी जो मेरा पहला सवाल था
ये जो दो रियासती हल की बात की जाती है, ये हमारे नैरेटिव बयानिए में कैसे है? ये आपने अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया था कि एक तो ये बात है कि ये जैसा आपने खुद कहा कायदे आज़म का नहीं विजन तो नहीं है ये। और आज तक पाकिस्तान में किसी भी स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास वो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है या इवन कैबिनेट है या इवन जो है वो आपका सेनेट है, किसी जगह पर भी या आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इस मसले के ऊपर डिबेट नहीं हुई है। ओके। एक बात। दूसरी बात ये है कि चूँकि इसके ऊपर ग्रेजुअल काम किया गया, थ्रू मीडिया भी काम किया गया है और एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि भई अगर आप किसी को एक्नॉलेज करते हैं तो फिर उसको प्रेशराइज़ कर सकते हैं, फिर उससे बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ बहाने तराशने की कोशिश की है और उसमें ज़्यादा जो है वो जब पाकिस्तान थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ किया कश्मीर के मसले पे तो ये बात ज़रा ज़्यादा बढ़ गई। चूँकि उससे पहले तो पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह पता था कि अगर वो कश्मीर के ऊपर इंडिया के इस नाजायज़ कब्ज़े को तस्लीम नहीं करते, तो उसके पीछे प्रिंसिपल तो ये है ना कि इल्लीगली इस सरज़मीन पर किसी के काबिज़ होने को नहीं कबूल किया जा सकता। अगर यहाँ नहीं किया जा सकता तो फ़लस्तीन में कैसे किया जा सकता है? और अगर वहाँ कबूल किया जा सकता है, तो यहाँ पे भी आपको कबूल करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए तो ये अब जब पाकिस्तान ने इस मसले के ऊपर भी प्रैक्टिकली थोड़ा बैक फुटिंग के ऊपर आ गया। मैं नहीं कहता तुम कंप्रोमाइज़ कर ली, लेकिन बैक फुटिंग के ऊपर ज़रूर आ गया। चूँकि इंडिया ने उसको जो है वो मेनस्ट्रीम कर लिया, वो 235 ए जो है हज को एब्रोगेट कर दिया। 2019 की बात करें। 2019 सही है। जी, जी, जी। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की पोज़ीशन उस लिहाज़ से जो है ना वो वीक हो गई। लिहाज़ा बाद में काकड़ साहब जो खुद एक नॉन इलेक्टेड जो है वो इंटरिम प्राइम उन्होंने पहली बार इसको ओपन किया मुख्तलिफ डिबेट्स के अंदर जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी उनकी डिबेट्स हैं, खुद मैं भी बाज़ डिबेट्स में जो है वो शामिल हुआ हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी कोई हरज नहीं है और कायदे-आज़म ने उस दौर के तनाज़ुर में कहा। अब ये देखिए उस दौर में हाँ, उस दौर में इसराइल का नैरेटिव जो है ना अच्छा, उसमें टेक्निकल बात ये भी है ना दर्शक, 1949 में ये अक़वाम मुत्तहिदा की रेज़ोल्यूशन आती है, दो रियासती हल की, और कायदे-आज़म का इंतकाल 1948 में होता है। तो हो सकता है कि आप जैसे कह रहे थे कायदे-आज़म जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, आइन के और ज़ाब्ते की बात करते थे, हो सकता है वो भी मंज़ूर कर लेते। 1949 में जो यूनाइटेड नेशंस की बातें होती कायदे-आज़म की अगर आप सारी तकरीरें देखें उठाकर, हत्ता उनके तमाम इंटरव्यूज़ देखें, तो कंसेंसस है। सेम पैटर्न नज़र आता है, जो कि कायदे-आज़म को भी पता है, कश्मीर का मसला भी शुरू से ही चल रहा है। और दूसरी बात ये कि कायदे-आज़म को भी पता चले, जब आप हत्ता कोई इदारा भी, जब इल्लीगल एनेक्सेशन और ऑक्यूपेशन को कबूल करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर माइट इज़ राइट का कानून चलेगा। फिर कानून नहीं चलेगा, फिर माइट इज़ राइट होगा। लिहाजा जो कोई भी ताकत रखता है, वो दूसरे को उसकी सरज़मीन से निकालेगा और कहेगा कि आप यूनाइटेड नेशन आए और मुझे एक्नॉलेज करें। ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन के डोमेन में भी नहीं है। और फिर आज भी अगर यूनाइटेड नेशन का भी आप देखें, तो यूनाइटेड नेशन अभी तक इसराइल के गोलान के ऊपर उसको इल्लीगल कहा हुआ है। आज तक वो फ़लस्तीन की बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की, उसको वो नहीं दिया गया। उन्होंने मुआसरे को ख़त्म करने के लिए काम नहीं किया गया। कितनी करारदाद नहीं, वो तो नहीं मानते ना। तो उन्होंने तो उसको भी यानी यूनाइटेड नेशन को ही प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली वो ये इफेक्ट को कर दिया है। इंटरेस्टिंग डिस्कशन नासिर साहब, बिल्कुल थोड़ा-सा 5 मिनट रहते हैं हमारे पास, 2-3 सवालात हैं मेरे पास करने को। ये मुझे बताइएगा कि ये जो चले सारी गुफ्तगू हमने फरमाई, मुल्क के अंदर सियासी तक़सीम भी है, बहुत ज़्यादा है, और लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हिंदुस्तान की जब हमारी जंग हुई, तो दुनिया ने मशहूर, तो पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद भी नज़र आए और आनी भी चाहिए। सियासी तक़सीम किस तरह से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज़ होती है? ज़ाहिर है जब आप डोमेस्टिकली वीक होते हैं, आप किसके साथ पावरफुल तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं? आप कैसे कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो आगे इनिशिएट लेकिन न्यू नॉर्मल तो अब ये आ चुका है ना कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, तो अब तो आप अपनी बात कर सकते हैं। अवामी स्ट्रेंथ, अगर अवाम आपके साथ नहीं हो, तो फिर तो मसनूई स्ट्रेंथ है ना। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, मसलन मैं अगर आप हम आईआर में एक फ़ॉर्मूला आपको पता है सोशल साइंसेज़ के फ़ॉर्मूले नहीं होते, नेचुरल साइंसेज़ के बिल्कुल। और लोचापा। लेकिन इसके बावजूद ये इस फ़ॉर्मूला जो है ना हर जगह एप्लीकेबल है। सही। जहाँ कहीं सियासी अदम इस्तेकाम होगा, वहाँ इक़्तिसादी अदम इस्तेकाम बिल्कुल होगा। और जहाँ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ सिक्योरिटी क्राइसिस इश्यूज़। ये हल करने के लिए सिक्योरिटी का पैटर्न अलग से नहीं रिज़ॉल्व हो सकता। वो आप देखते हैं क्या सिचुएशन है। इसी तरीके से इकोनॉमी अलग से नहीं रिज़ॉल्व हो सकती। असल जो सिरा है उसको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स रखने वाला कंट्री है, उस वक़्त आएगी जब मैं जिसको वोट देता हूँ उसका वोट निकले ठीक है। और जिसको अवाम वो करें उसी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो और विल ऑफ द पीपल थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो। जब ये नहीं होगी तो अवाम पे सिस्टम के ऊपर एतमाद जो है वो उठ जाएगा। तभी मिलिटेंसी की गुंजाइश बनती है, तभी लोगों का एतमाद उठ जाता है, तभी लोग जो है वो स्टेट के साथ नहीं खड़े होते और वो स्टेट कभी भी फॉरेन अफेयर्स में सक्सेसफुल नहीं होती जिसको अपने अवाम की ताईद हासिल तो ये जो हाइब्रिड रिजीम है जिसकी तारीफ़ अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की, तो आपको लगता है कि ये प्रीपोस्चरस थी?
हमारे आइन में तो ऐसी किसी हाइब्रिड रेजिम का कोई तसव्वुर नहीं है। हमारा आइन जो है वो वो तो आइन तो चले कुछ और बात करता है, ये कहते हैं रियलिस्टिक है हम, हमें आपकी पसंद आना भी तो होना चाहिए। हाँ, इसलिए कि आप इसका डिनायल दे नहीं सकते हैं। ये कैसे कहें कि इस वक़्त ऐसा नहीं है? क्या एक बच्चे को नहीं पता? लेकिन नासिर साहब की अभी की तो नहीं है ना, पिछले 10 सालों से तो यही चल रहा है ना, इमरान खान हाँ, के दौर में नहीं था। उनके दौर में ये टू रॉन्ग्स कैन नॉट नॉट मेक मेक वन राइट। वन राइट, ये तो ऐसा नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि उसके दौर में भी था, इसके दौर में भी था, लेकिन जो क्लाइमैक्स हमने आज देखा है, जी, ये शायद पहले कभी नहीं था। अच्छा, हाँ, इस तरीके से ओपन चीज़ें नहीं थी। सही, इस तरीके से जो है वो मसलन जुडिशरी, सही। क्या इस वक़्त जुडिशरी से किसी को इंसाफ की तवक्को है? क्या इस वक़्त वो पार्लियामेंट, क्या इमरान के दौर में या किसी भी और दौर में ऐसी पार्लियामेंट एग्ज़िस्ट करती थी जिसके 90% लोग जो हैं वो फ़ॉर्म 47 की पैदावार, सही। ठीक है? क्या यानी आप मुकन्ना से तवक्को रखते हैं वो रिज़ॉल्व करेगी, या आप जुडिशरी से तवक्को रखते हैं कि वो रिज़ॉल्व करेगी, या आप एडमिनिस्ट्रेशन से तवक्को रखते हैं कि वो रिज़ॉल्व करेगी। जब ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाएँ, फिर आप किससे तवक्को रखेंगे? सही। तो ये अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्टिंग हाबिब यूसुफ साहब ने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ بعید नहीं है कि हिंदुस्तान और इसराइल मिलके रिस्पेक्टिवली ईरान और पाकिस्तान पाकिस्तान और ईरान पे हमला कर सकते हैं। जैसे आपने शुरू में भी अपनी डिस्कशन में कहा था कि इनकी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है। आपको कुछ ग्राउंड वर्क होते हुए नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा हो सकती है सूरत-ए-हाल? ये नेक्सस तो है, और ये नेक्सस हमें गल्फ में भी नज़र आता है। अच्छा, जहाँ एक्नॉलेजमेंट के ज़रिए से इन दोनों को मीटिंग पॉइंट्स, सही, सही, और पाकिस्तान के लिए चूँकि प्रॉक्सिमिटी की वजह से सही, पाकिस्तान के लिए एक टैक्स या सही, एक स्टे एक एक खतरनाक एरिया सही। जो है वो ज़रूर है। और पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी हुई है, बिलख़ुसूस बलूचिस्तान के वहाँ अंदर, तो हथियार इसराइली मिल रहे हैं। तो हथियार भी इसराइली मिल रहे हैं, और इसके अलावा उनके पीछे फंडिंग और दीगर चीज़ों में भी इंडिया और इसराइल का नेक टू नेक नज़र आ रहा है। सही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ना ही इज़राइल इस पोज़ीशन के अंदर है कि वो चूँकि चूँकि जो सीज़ फायर हुई है वो इसराइल के रिक्वेस्ट के ऊपर हुई, इसलिए कि मार इसराइल को पड़ रही थी। ये तो शुक्र है उसने खुद रिकॉग्नाइज़ कर लिया, और यही सेम कैफ़ियत जो है वो इंडियन के मसले के ऊपर है। चूँकि दोनों को ये पता है कि इस वक़्त जो रिटेलिएशन है वो और ज़्यादा सख्त होगी, और ज़्यादा हार्डन होगी, लिहाज़ा प्रैक्टिकली इस तरीके से मिलिट्री एडवेंचर का इम्कान मुझे नज़र नहीं आया। नहीं यार आखिर लेकिन वाला साज़िश, जी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी, वो तो है। वो यकीनी तौर पे चले। फ़लस्तीन का क्या देख रहे हैं आप हल? वहाँ आज भी शहादतें हुई हैं, लोग जो है एड के लिए खड़े हुए होते हैं, गोलियाँ चला दी जाती हैं। रैबिट डॉग बन चुका है एक तरह से पागल कुत्ता इसराइल जो है वो बन चुका है। क्या हल है? ऐसी बात होती रहेंगी? नहीं, देखिए अब ये नहीं ऐसे चल सकता। मुझे आप बताएँ, क्या इसराइल ऐसे चल सकता है? इसराइल के कैसे वो तो चल रहा है ना, अभी तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्टर के ऊपर उन्होंने जो है अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। मैं अर्ज़ करता हूँ, सादा-सी बात। पहली बात ये है कि इसराइल की तारीख के अंदर कभी भी उसने चंद हफ्तों से ज़्यादा की जंग नहीं लड़ी। कितने साल की जंग के बावजूद एक छोटे से गज़ा स्ट्रिप जो अंडर द सीज स्ट्रिक्ट सीज है, उसमें वो अपने मिलिट्री अहदाफ में से कोई एक हदफ भी हासिल नहीं कर पाई। गज़ा तबाह कर दिया, लेकिन गज़ा के लोगों की विल तबाह नहीं कर सके। गज़ा का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, लेकिन उस फ़लस्तीन के साथ कमिटमेंट, कुद्स के साथ कमिटमेंट और अपने काज़ के साथ कमिटमेंट को ये सेट अप नहीं कर सके। फेलियर हो गया। उनके अपने ओलमर्ट का भी बयान आप उठा के देख लें, इनके रिटायर्ड जो डिफेंस मिनिस्टर है गैलेंट वगैरह, उनके बयान उठाकर देख लें। दे एक्नॉलेज हम हमास का खात्मा नहीं कर सकते, यानी हम मुज़ाहमत का खात्मा नहीं, और लेकिन वो ये तो कह रहे हैं ना कि हम पूरा गज़ा भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं कि छोड़ेंगे तो हमास आ जाएगी वहाँ पे, और इस वजह से भी स्टॉल मतलब स्टेलमेट हो हमास तो कहीं नहीं है, हमास तो कहीं नहीं गई, हमास तो है। सही, हमास का खात्मा तो वो नहीं कर सके, मुज़ाहमत का खात्मा वो नहीं कर सके, ठीक है? गज़ा को टेक ओवर इवन नहीं कर सके, सही, क्योंकि जब भी वो गज़ा को टेक ओवर करते हैं, उन्हें भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। सही। तो इस वक़्त इसराइल की मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी ख़त्म है। इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत वाली रजीम कौन-सी है? आप कहीं से इसराइल वो है। इज़राइल है, ठीक है? उनका सॉफ्ट इमेज ख़त्म हो गया है। उनके यहाँ रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो गई है। हाँ, उनके यहाँ सोसाइटी के अंदर जो क्रैक्स इस वक़्त एग्ज़िस्ट करते हैं, वो किसी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट नहीं करते। आपको पता है, वहाँ 13% जो है वो फरीदीस जिन्होंने इनकार किया है कि हम जो है वो पार्ट नहीं बनेंगे, और कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं लेंगे, और हम जो है वो मिलिटरीली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसराइली जो है ऑक्युपाइड फोर्सेस के साथ, ठीक है? ये एक क्रैक है जो वहाँ पे है। इसी तरीके से आप नेतन्याहू के खिलाफ जो
जो प्रोटेस्ट और मुज़ाहरे हो रहे हैं कि उसको बचाने के लिए जो है वो इसको आना पड़ रहा है, ठीक है? आपके इल्म में है कि उनकी जो पार्लियामेंट है, हाँ। प्रेस जो है, वो जस्ट 4 वोटों से इसकी हुकूमत जो है वो ये खड़ी ये तहलील होने वाली थी। तो क्राइसिस कहाँ पर है इस वक़्त? इसराइल फ़लस्तीन में नहीं है, क्राइसिस इस वक़्त जो है इज़राइल के लिए है। इस वक़्त इज़राइल के लिए चैलेंज है कि वो कैसे इस रीजन के अंदर जो है अभी तो वो 2 मुज़ामती जमातों से लड़ा है, मुल्कों से नहीं लड़ा है। मुल्क से तो लड़ने में 12 दिन में पता चल के हाथ खड़े हो गए, ठीक है? लिहाज़ा डिक्लाइन इज़राइल के एंड के ऊपर है। मिलती भी अब आप मुझे एक छोटी-सी बात बताएँ, इसराइल ने कितना ज़ोर लगाया अमेरिका को लेके आया, राइट। खुद आया कि यमन की साइड से इलाद की बंदरगाह जो है वो हमारी ओपन रहनी चाहिए। खुल सकी है? नहीं खुल सकी है। अमेरिका खोल सका है? नहीं खुश। नहीं खोल सका है। तो दे आर वल्नरेबल, ठीक है। उनकी सोसाइटी वल्नरेबल है। वो लोगों को वादे करके लाए हैं, हम यहाँ आपको डेवलपमेंट देंगे, इकोनॉमी देंगे, फ्यूचर देंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं। सही। इस वक़्त सिर्फ अगर आप डाटा उठाकर देखें कि रिवर्स माइग्रेशन जो है सबसे इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है। बिल्कुल। और ये उनकी आइडियोलॉजिकल फेलियर भी है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि ये वो मरला है। मैं अपनी बात को यहाँ कंक्लूड करता हूँ। देखिए अय्याम मुहर्रम है ना, जी। मुहर्रम को देखने का एक नुक्ता नज़र ये है कि एक रोज़ रोज़े आशूर है, हाँ। जिसमें अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम शहीद होते हैं और बज़ाहिर ये समझा जाता है कि दुश्मन फ़ातिह हो गया। लेकिन उस दिन से उसकी हुकूमत के इन्हिदाम का सिलसिला इतना रैपिड हो गया हाँ। कि विद इन स्पैन ऑफ 2 इयर्स आप देखते हैं जैसे यजीद जो है, वो हुकूमत भी गिर गई और उसके बाद किसी ने उसको उसके बेटे नहीं उसमें थे, बोलने आई है। लिहाजा इसराइल भी ऐसे ही अंजाम से दो चार हैं और फ़लस्तीनियों ने मुज़ामत की ऐसी ही एक तारीख रकम कराई है जिसमें ब्लड दे के उन्होंने अमली तौर पे आइडियोलॉजी की ताकत को साबित कर दिया है और यही प्रिवेल करेगी। बहुत शुक्रिया आपका नातिश शरीफ साहब, आपका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू आपसे हुआ। आपके बहुत कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और Thank you so much. It's a pleasure to have you in our podcast and it was a very insightful discussion. नाज़रीन, आज हमारे साथ नासिर शराजी साहब मौजूद थे। इनका एक सियासी हवाला भी है, लेकिन आज हमारे पास वो मशरक़ वस्ता के एक्सपर्ट के तौर पर एक्सपर्ट गुफ्तगू जब होती है, जब ज़ुबान खुलती तो पता चल जाता है कि इंसान के पास कितना इल्म है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। एक होलिस्टिक डिस्कशन की हमने, पाकिस्तान को भी रखा और यही खूबसूरती है हमारे पॉडकास्ट की। हम चाहे डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब के साथ करें और आज जैसे नासिर शराजी साहब थे, कि हम तमाम गुफ्तगू को समेट कर आपके सामने 40 मिनट के अंदर आपके सामने एक खुलासा लेके आते हैं। तो लिहाजा दुनिया भर में भी नज़र रखिए, अपने मुल्क के हालात पर भी नज़र रखिए और ऐसे जितने भी हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं, इनको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी देखिए, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी देखिए, ताकि आपके पास एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आए और एक आप जो भी तज़्ज़िया बनाएँ, इन्फॉर्म्ड तज़्ज़ियात बनाएँ। मुझे तज़मीन जावेद को, नासिर शराजी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।